नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां पर हम ऐसी टीम बनाएंगे आपको रैंक 1 दिलवाएंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल के हाई वोल्टेज मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा कोलकाता और बेंगलोर के बीच। आपको याद दिला दूं, ये दोनों टीमों के बीच इस सीजन का दूसरा और ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला होगा, जो कि खेला जाएगा कोलकाता के गढ़ यानी ईडन गार्डन्स के मैदान पर। इस मुकाबले से जुड़े दिलचस्प आंकड़े, रिकॉर्ड्स, स्टैट्स और वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको ड्रीम 11 टीम बनाने के लिहाज से बहुत जरूरी है। तो आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इसके अलावा ऐसे ही वीडियोस को और ज्यादा प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी इनसाइट से आपको हेल्प मिल सके और आप ड्रीम 11 टीम में अच्छा खासा मुनाफा जीत सके। आप हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं वहां पर टॉस के बाद अगर मुझे कुछ गुंजाइश लगती है इस टीम में चेंज की, तो मैं वहां पर चेंज करता हूं और लाइव अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैच पर वापस आएंगे, 360 डिग्री एनालिसिस की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे मैच प्रीव्यू की। तो मैंने आपको बता दिया है कि कोलकाता और बेंगलोर के बीच यह मुकाबला जो है वो 21 अप्रैल को खेला जाएगा और ईडन गार्डन्स के मैदान पर दोनों टीमों के बीच ये जो मैच है वो खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात कर लें तो जो कोलकाता की ईडन गार्डन्स की विकेट है वो बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा स्वर्ग कही जाती है। बल्लेबाजों को यहां पर बहुत मजा आता है। मैदान का डायमेंशन छोटा है और इसके अलावा आउटफील्ड जो है वो बुलेट की रफ्तार की कही जाती है, यानी कि अगर बैट्समैन यहां पर शॉर्ट गैप में खेल लेता है तो 100% उनको बाउंड्री मिल जाती है। तेज गेंदबाजों के लिए हल्की फुल्की यहां पर मदद देखने को मिलती है, लेकिन स्पिनर्स को यहां पर बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और बल्लेबाजी बहुत ज्यादा हावी नजर आने वाली है और फैंस को एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पिच है वो आंकड़ों के लिहाज से किस तरफ इशारा करती है, यानी पिच रिपोर्ट को हम दूसरे तरीके से जानेंगे, आंकड़ों के नजर से देखेंगे। मौजूदा सीजन में ईडन गार्डन्स में अब तक कुल 3 मुकाबले खेले गए हैं। 16 अप्रैल 2024 को यहां पर राजस्थान और कोलकाता के बीच हाई स्कोरिंग मुकाबला खेला गया था, जिसमें कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट खोकर 223 रन बनाए थे। जवाब में राजस्थान की टीम ने 8 विकेट खोकर उस लक्ष्य को हासिल कर लिया था। तेज गेंदबाजों ने यहां पर 8 और स्पिनर्स ने कुल 5 विकेट अपने नाम किए थे। 14 अप्रैल को यहां पर लखनऊ और कोलकाता के बीच मुकाबला खेला गया। लखनऊ ने पहले बैटिंग करते हुए 161 रन बनाए। जवाब में कोलकाता की टीम ने 8 विकेट से मुकाबले को जीत लिया था। तेज गेंदबाजों ने 7 और स्पिनर्स ने 2 विकेट अपने नाम किए थे। 23 तारीख को यहां पर हैदराबाद और कोलकाता के बीच मुकाबला हुआ। कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए 208 रन बनाए और हैदराबाद उस मैच को सिर्फ 4 रन से हार गई थी। तेज गेंदबाजों ने 9 और स्पिनर्स ने 4 विकेट अपने नाम किए थे। तो अगर पिच रिपोर्ट को हम आंकड़ों के हिसाब से जाने तो यहां पर चेस करना ज्यादा आसान रहा है, और अगर हम एक मैच को छोड़ दें तो 2 मैच जो हैं वो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। हालांकि जो मुकाबला पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती थी वो भी बड़ी मुश्किल से जीती थी। ऐसे में चेजिंग ग्राउंड कहा जा सकता है। ऐसे में जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी वो रिकॉर्ड्स को ध्यान में रखते हुए पहले गेंदबाजी ही करना चाहेगी। वहीं दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करें तो यहां पर गेंदबाजों को, खासकर तेज गेंदबाजों को मदद बहुत मिलती है। हालांकि स्पिनर्स को यहां पर चुनौती का सामना करना पड़ा है। ऐसे में जो हम टीम बनाएंगे उसमें हम इस स्टैट्स का जरूर ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, अब जानेंगे हम दोनों टीमों के ओवरऑल रिकॉर्ड्स के बारे में, जिससे हमको यह अंदाजा लगेगा कि जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो किस टीम का जो पलड़ा है वो भारी रहता है। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो कोलकाता और बेंगलोर के बीच अब तक कुल 34 मुकाबले खेले गए हैं। 20 मुकाबले कोलकाता ने और सिर्फ 14 मुकाबले बेंगलोर ने अपने नाम किए हैं, यानी कि ओवरऑल हेड टू हेड आंकड़ों के हिसाब से कोलकाता का पलड़ा जो है वो बेंगलोर के खिलाफ भारी नजर आता है। अब ईडन गार्डन्स में दोनों के बीच मुकाबले देख लें तो इसमें 11 मुकाबले हुए हैं। यहां पर भी कोलकाता बाजी मारती नजर आती है। कोलकाता ने अपने घर पर 11 में से 7 मुकाबले जीते हैं और सिर्फ 4 में उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों हेड टू हेड के दोनों रिकॉर्ड जो है वो कोलकाता के पक्ष में जाते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे और जानेंगे दोनों की रीसेंट फॉर्म कैसी है, ओवरऑल भी और एक दूसरे के खिलाफ भी। तो कोलकाता ने आखिरी 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 2 में उनको हार का सामना करना पड़ा है, और वहीं बेंगलोर ने अपने आखिरी 5 मुकाबले हारे हैं। इससे यह पता चलता है कि ओवरऑल बेंगलोर की फॉर्म बहुत बेकार चल रही है और कोलकाता की जो रीसेंट फॉर्म है वो ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू बेंगलोर। अब दोनों के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ इनकी आखिरी 5 मैचों की परफॉर्मेंस कैसी रही है उस पर नजर डाल लेते हैं। तो कोलकाता ने बेंगलोर से आखिरी 5 में से 4 मुकाबले जीते हैं, सिर्फ 1 में उनको
उनको हार का सामना करना पड़ा है। और दिलचस्प बात यह है कि कोलकाता ने आखिरी तीनों के तीनों मुकाबले बेंगलोर के खिलाफ जीते हैं, जिससे हमको यह आइडिया लगता है कि बेंगलोर के खिलाफ भी इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, रिसेंट फॉर्म भी इनकी बहुत अच्छी रही है और इनका जो हेड टू हेड आंकड़ा है वो भी बहुत अच्छा है बेंगलोर से। ऐसे में मेरा मानना है अपने घर पर कोलकाता खेलेगी और इस मुकाबले के लिए कोलकाता आर द फेवरेट्स, बिकॉज वो पिछला मैच हार कर आ रहे हैं। ऐसे में घायल शेर की तरह वो पलटवार करते हुए नजर आएंगे और बेंगलोर के खिलाफ जब ये टीम उतरती है तो इनके खेलने का जो तरीका होता है वो सातवें आसमान पर चला जाता है और ऐसे में इस मुकाबले के लिए मेरी नजर में कोलकाता फेवरेट्स नजर आती है। तो दोस्तों अब मैं जो आपको आंकड़ा बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है टीम बनाने के लिहाज से, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हम नजर डालेंगे बेस्ट परफॉर्मर्स पर, जिसमें हम जानेंगे कि कौन से 3 बल्लेबाज और 3 गेंदबाज सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विकेट चटकाने में कामयाब होते हैं जब दोनों टीमें आमने सामने होती हैं। विराट कोहली के बल्ले से कोलकाता के खिलाफ सबसे ज्यादा रन निकले हैं, उन्होंने 944 रन बेंगलोर के लिए बनाए हैं। वहीं नंबर 2 पर रसेल हैं जिनके बल्ले से 365 रन और नंबर 3 पर सुनील नरेन हैं जिनके बल्ले से 279 रन निकले हैं। ये 3 खिलाड़ी हमेशा चलते हैं एक दूसरे के खिलाफ जब भी मुकाबला होता है। विकेट लेने की बात करें तो नरेन नंबर 1 पर हैं जिन्होंने 24 विकेट चटकाए हैं, रसेल नंबर 2 पर हैं जिन्होंने 14 विकेट चटकाए हैं और नंबर 3 पर सिराज हैं जिनके खाते में 11 विकेट दर्ज है। यानी कि नरेन और रसेल ये दोनों खिलाड़ी बल्ले और गेंद दोनों से जलवा बिखारते हैं और दोनों खिलाड़ी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होते नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने 360 डिग्री एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक नजर डालेंगे दोनों टीमों के उन 11 खिलाड़ियों पर जो इस मुकाबले में खेलते नजर आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेंगलोर की, तो इनकी टीम में मुझे एक चेंज नजर आता है, हो सकता है मोहम्मद सिराज टीम में वापसी करते नजर आए और व्यस्क जो है वो टीम से बाहर हो सकते हैं। इनकी 11 खिलाड़ियों पर नजर डालें तो विराट कोहली, फैफ डु प्लेसी, विल जैक्स, रजत पाटीदार, महिपाल लोमरोर, दिनेश कार्तिक, अनुज, लॉकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद सिराज, रीश टोपले और इसके अलावा यश दयाल खेलते नजर आ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया एक चेंज मुझे इनकी टीम में नजर आता है। बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो इनकी टीम में फिल सॉल्ट, सुनील नरेन, अंग कृष्ण, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा खेलते नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों हमने दोनों टीमों की लाइकली प्लेइंग 11 को जान लिया है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम दोनों टीमों के 22 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे। जिसकी परफॉर्मेंस हमको अच्छी लगेगी उसको हम टीम में शामिल कर लेंगे और जिसकी परफॉर्मेंस खराब लगेगी उसको हम टीम से ड्रॉप कर देंगे। मैं यहां पर विकेट कीपर वर्सेस विकेट कीपर, बैट्समैन वर्सेस बैट्समैन, ऑलराउंडर वर्सेस ऑलराउंडर और बॉलर वर्सेस बॉलर की तर्ज पर परफॉर्मेंस को ट्रैक करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर्स की, तो सीधा मुकाबला यहां पर फिल सॉल्ट वर्सेस दिनेश कार्तिक का नजर आता है। फिल सॉल्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस सीजन में उन्होंने 6 मैचों में 201 रन बनाए हैं और आखिरी 5 पारियों में उन्होंने 10, 89, 0, 18 और 30 का स्कोर किया है। वहीं इन्होंने बेंगलोर के खिलाफ एक मैच में कुल 30 रन बनाए हैं। इनकी परफॉर्मेंस को अगर हम गौर से देखें तो इनकी परफॉर्मेंस में हमको इनकंसिस्टेंसी नजर आती है और ऐसे में मेरा मानना है कि इस मुकाबले में हमको रिस्क लेना होगा फिल सॉल्ट को ड्रॉप करने का। फिल सॉल्ट की जगह हम यहां पर दिनेश कार्तिक को तरजीह दे सकते हैं, जिन्होंने इस सीजन में अब तक कुल 7 मैचों में 226 रन बनाए हैं और आखिरी 5 पारियों की बात करें तो 83, 53, 4, 20 का स्कोर किया है। एक में उनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था और कोलकाता के खिलाफ उन्होंने 6 मैचों में 71 रन बनाए हैं। करंट फॉर्म इनकी बहुत शानदार रही है, भले ही इनकी जो परफॉर्मेंस है कोलकाता के खिलाफ वो अच्छी ना रही हो, लेकिन दिनेश कार्तिक को चुनने के पीछे की एक वजह और भी है कि उन्होंने कोलकाता की कप्तानी भी करी है। ऐसे में उनको कोलकाता के बारे में बहुत ज्यादा इंसाइट्स भी है और उनको पता है कि पिच किस तरह का बिहेव करेगी, इसलिए दिनेश कार्तिक के साथ जाना इस मुकाबले में थोड़ा सा हमको होशियारी वाला कदम माना जा सकता है। बात करेंगे बल्लेबाजों की, सबसे पहले बात करेंगे अंग कृष्ण रघुवंशी और फैफ डु प्लेसी की। दोनों खिलाड़ियों को आप टीम में शामिल कर सकते हैं। अंग कृष्ण रघुवंशी ने 5 मैचों में इस सीजन में 115 रन बनाए हैं। इनकी आखिरी 5 पारियों की बात करें तो 30, 7, 24, 54 रन बनाए हैं। एक में इनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। वहीं बेंगलोर के खिलाफ इन्होंने एक मैच खेला था जिसमें इनको बल्लेबाजी नहीं मिली थी। इस खिलाड़ी को आप टीम में शामिल कर सकते हैं। फर्स्ट डाउन में बहुत अच्छे से बल्लेबाजी करते हैं और अपनी इनिंग को बहुत अच्छे से बिल्ड भी करते हैं और मेरा मानना है ये खिलाड़ी इस मुकाबले में ट्रंप कार्ड भी साबित हो सकते हैं। डु प्लेसी की बात कर लें तो 7 मैचों में इस सीजन में 361 रन बना चुके हैं। आखिरी 5 पारियों की बात करें तो 62, 61, 44, 18 और 8 रनों का स्कोर किया है। यानी मैच दर मैच इनकी परफॉर्मेंस में हमको और ज्यादा सुधार देखने को मिला है, इसलिए ये खिलाड़ी अपने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और कोलकाता के खिलाफ 4 मैचों में इन्होंने सिर्फ 53 रन बनाए हैं, लेकिन इनकी करंट फॉर्म को हम ज्यादा तरजीह देंगे एज कंपेयर टू हिज रिकॉर्ड्स अगेंस्ट कोलकाता। फैफ डु प्लेसी की बात आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे रिंकू सिंह और महिपाल लोमरोर की। तो रिंकू सिंह ने इस सीजन में 6 मैचों में कुल 83 रन बनाए हैं। आखिरी 5 पारियों की बात करें तो 20, 9, 26 और 5 का स्कोर किया है। एक में इनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था। वहीं इन्होंने बेंगलोर के खिलाफ 4 मैचों में सिर्फ 75 रन बनाए हैं। रिंकू सिंह वैसे तो बहुत इफेक्टिव रहे हैं,
लेकिन आपको याद होगा कि इनको बहुत कम गेंद मिलती है, 9-10 बॉल खेल पाते हैं, ज्यादा इनको ज्यादा बल्लेबाजी का मौका मिलता नहीं है और इसीलिए यही एक कारण है कि मैं रिंकू सिंह को टीम से ड्रॉप कर रहा हूं। बात करेंगे महिपाल लोमरोड की, तो आप इस खिलाड़ी के साथ रिस्क ले सकते हैं क्योंकि मेरा मानना है बेंगलोर की बैटिंग उतनी एक्सपीरियंस्ड विराट कोहली और डुप्लेसी के बाद नजर नहीं आती है और ऐसे में महिपाल लोमरोड इस मुकाबले में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। इन्होंने इस सीजन में 4 मैचों में 69 रन बनाए हैं और आखिरी 5 पारियों की बात करें तो 19, 0, 33, 18 और 18 का स्कोर किया है। वहीं जरूरत पड़ने पर ये गेंदबाजी भी करते हैं। आपको याद होगा पिछले मैच में इन्होंने 1 ओवर कराया था। मेरा मानना है अगर इनको ऊपर खिलाया जाएगा तो ये ज्यादा प्रभावशाली साबित हो सकते हैं और कोलकाता के खिलाफ इन्होंने एक मैच में 34 रन अपने बल्ले से बनाए थे। बात करेंगे वेंकटेश अय्यर और रजत पाटीदार की, तो दोनों खिलाड़ियों को मैं टीम से ड्रॉप कर रहा हूं। वेंकटेश अय्यर ने इस सीजन में 6 मैचों में सिर्फ 73 रन बनाए हैं। आखिरी 5 पारियों की बात करें तो 8 रन, 3 रन, 5 रन और 50 रन बनाए हैं। एक में इनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। वहीं इनके बल्ले से बेंगलोर के खिलाफ 6 मैचों में 161 रन जरूर निकले हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो पूरी तरीके से फिक्स नजर नहीं आ रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे हो रहे हैं और आखिरी कुछ मैचों में इनकी फॉर्म बहुत खराब रही है, इसीलिए ये टीम से ड्रॉप रहेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। रजत पाटीदार की बात करें तो इन पर भरोसा बहुत ज्यादा जताया गया है, लेकिन उस भरोसे पर ये खरे नहीं उतरे हैं। आखिरी 5 पारियों की बात करें तो 9 रन, 50 रन, 29 रन और 3 का स्कोर किया है। एक में बल्लेबाजी नहीं मिली और इस सीजन में इन्होंने अब तक 7 मैचों में सिर्फ 109 रन बनाए हैं और कोलकाता के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत खराब है। 2 मैचों में सिर्फ 4 रन इनके बल्ले से निकले हैं। रिकॉर्ड को देखते हुए कोलकाता के खिलाफ और इनकी करंट फॉर्म को देखते हुए इनको ड्रॉप करना ज्यादा अच्छी कॉल हो सकती है। बात करेंगे ऑलराउंडर्स की, सबसे पहले बात करेंगे आंद्रे रसेल और विल जैक्स की। तो आंद्रे रसेल को तो आप आंख बंद करके टीम में शामिल कर लीजिए। भले ही इनका बल्ला थोड़ा सा खामोश नजर आया हो, लेकिन प्रॉपर अगर इनको बैटिंग मिल जाएगी तो अपने बल्ले से ये धूम मचाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इन्होंने इस सीजन में 6 मैचों में 128 रन बल्ले से बनाए हैं और अपनी गेंदबाजी में भी 6 विकेट चटकाए हैं और आखिरी 3 पारियों की बात कर लें तो बल्ले से 13 रन, उससे पहले 10 रन बनाए थे। एक में इनको बल्लेबाजी नहीं मिली और गेंदबाजी में इन्होंने 2 मैच में विकेटलेस रहे हैं और 1 मैच में 1 विकेट चटकाया है और बेंगलोर के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 15 मैचों में 365 रन बनाए हैं और इसके अलावा इन्होंने 14 विकेट भी अपने नाम किए हैं। विल जैक्स की बात कर लेते हैं तो भारतीय कंडीशन से तालमेल बैठाने में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हो रही है। इन्होंने इस सीजन में 2 मैच खेले हैं, सिर्फ 15 रन बनाए हैं और 1 विकेट चटकाया है। आखिरी 3 पारियों की बात कर लें तो बल्ले से 7 रन, 8 रन और 18 का स्कोर किया है। वही गेंदबाजी में सिर्फ 1 विकेट इन्होंने चटकाया है और कोलकाता के खिलाफ इन्होंने अब तक 1 मुकाबला भी नहीं खेला है। सुनील नरेन की बात कर लें तो आपको याद होगा पिछले मैच में इन्होंने बहुत धमाकेदार सेंचुरी जड़ी थी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि बेंगलोर के जो तेज गेंदबाज है वो इनको शॉर्ट पिच गेंद से टारगेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है सुनील नरेन जिस तरह की फॉर्म से चल रहे हैं या तो वो आपको बल्ले से पॉइंट्स देंगे और अगर बल्ला उनका फ्लॉप रहता है तो वो गेंद से भी आपको पॉइंट दिलाने का मादा रखते हैं। इन्होंने इस सीजन में 6 मैचों में 276 रन बनाए हैं, 7 विकेट भी चटकाए हैं और आखिरी 3 पारियों की बात करें तो बल्ले से 109 रन, 6 रन और 27 का स्कोर किया है। वहीं गेंदबाजी में इन्होंने आखिरी 3 पारियों में कुल 4 विकेट अपने नाम किए हैं। 1 मैच में भी ये विकेटलेस नहीं रहे हैं। बेंगलोर के खिलाफ 20 मैचों में 279 रन बनाए हैं और इसके अलावा 24 विकेट भी इन्होंने अपने नाम किए हैं। सुनील नरेन आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। मोहम्मद सिराज की बात कर लेते हैं। अगर इनको टीम में खिलाया जाता है तो भी आप इनको टीम से ड्रॉप करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि टीम से बाहर होने से पहले बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहे थे, बहुत ज्यादा महंगे साबित हो रहे थे। इन्होंने अब तक इस सीजन में 6 मैचों में सिर्फ 4 विकेट चटकाए हैं। आखिरी 5 पारियों की बात कर लें तो सिर्फ 4 विकेट मिले हैं, 2 में विकेट लेस रहे थे और कोलकाता के खिलाफ इनका परफॉर्मेंस बहुत खराब है। 12 मैचों में सिर्फ 11 विकेट ले पाए हैं, इसलिए मोहम्मद सिराज को टीम से ड्रॉप करना अच्छी कॉल हो सकती है। ऑलराउंडर्स के बाद अब हम बात करेंगे बॉलर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे मिचेल स्टार्क और लॉकी फर्ग्यूसन की। तो मिचेल स्टार्क को आप टीम से ड्रॉप कर दीजिए, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस इनकी रही है। भारतीय कंडीशंस में ये स्विंग गेंदबाज पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आया है। इन्होंने इस सीजन में 6 मैचों में सिर्फ 5 विकेट चटकाए हैं। आखिरी 5 पारियों की बात कर लें तो 5 विकेट लेने में कामयाब रहे, लेकिन 3 मैचों में विकेट लेस रहे हैं और इन्होंने बेंगलोर के खिलाफ 1 मैच में सिर्फ 1 विकेट प्राप्त किया था। लॉकी फर्ग्यूसन की बात कर ले तो इस सीजन में इनको अब तक 1 मुकाबला खेलने को मिला था, जिसमें इन्होंने 2 विकेट चटकाए थे और आखिरी 5 पारियों की बात करें तो इन्होंने कुल 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 विकेट चटकाए हैं। यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट और जो इंटरनेशनल क्रिकेट थी वहां पर ये बहुत अच्छी फॉर्म में थे और इन्होंने दिखाया था पहले मैच में कि ये बहुत शानदार गेंदबाज भी हैं। अब तक कोलकाता के खिलाफ इन्होंने 1 मुकाबला भी नहीं खेला है, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन आपकी टीम में होंगे तो आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती और यश दयाल की बात कर लेते हैं। तो वरुण चक्रवर्ती ने इस सीजन में 6 मैचों में 7 विकेट लिए हैं, 2 मैचों में विकेट लेस रहे हैं। इससे पहले वाले मैच में 2, उससे पहले 1 विकेट लिया था और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बेंगलोर के खिलाफ 9 मैचों में 13 विकेट चटकाए हैं। हालांकि मैं इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है बेंगलोर के जो बल्लेबाज है वो इनको बहुत अच्छे से खेलते हैं। विराट कोहली, फैफ डुप्लेसी, महिपाल लोमरोड और इसके अलावा जो उनके अन्य बल्लेबाज हैं वो वरुण चक्रवर्ती को समझ बूझ कर खेलेंगे और इनको शायद विकेट नहीं देंगे।
पाएंगे। यश दयाल की बात कर ले तो इनको विकेट तो मिले हैं लेकिन बहुत महंगे साबित हुए हैं। इन्होंने सीजन में 6 मैचों में 5 विकेट चटकाए हैं और आखिरी 5 पारियों की बात कर लें तो इन्होंने 4 विकेट चटकाए हैं, एक में विकेटलेस रहे थे और कोलकाता के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, एक मैच में सिर्फ 1 विकेट चटकाया है, इसलिए इस खिलाड़ी को भी आप टीम से ड्रॉप करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। बात करेंगे हर्षित राणा और रीश टोपली की, तो दोनों खिलाड़ियों को आप टीम में शामिल कर सकते हैं। हर्षित राणा ने इस सीजन में 5 मैचों में 7 विकेट लिए हैं और वहीं रीश टोपली ने इस सीजन में 4 मैचों में 4 विकेट अपने नाम किए हैं। दोनों बॉलर बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और आपको फायदा जरूर पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों हमने दोनों टीमों की 22 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर लिया है और अब हम जानेंगे कि कौन से 11 खिलाड़ी ड्रीम 11 टीम में जगह बनाने के हकदार रहे हैं। विकेट कीपर हमने 1 रखा है जिनका नाम है दिनेश कार्तिक। हमने 5 बल्लेबाजों को जगह दी है जिनका नाम है विराट कोहली, अंग कृष्ण, श्रेयस अय्यर, फैफ डुप्लेसी और महिपाल लोमरोर। इसके अलावा हमने 2 ऑलराउंडर टीम में शामिल किए हैं जिनका नाम है सुनील नरेन, आंद्रे रसेल और 3 गेंदबाज रखे हैं जिनके नाम है हर्षित राणा, रीश टोपले और लोकी फर्ग्यूसन। ये टीम हमने बनाई है। अगर आपको लगता है कि इस टीम में कोई चेंजेस की गुंजाइश है तो आप हमको कमेंट के जरिए बता सकते हैं, हम उसमें गौर जरूर फरमाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 5 खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और कौन से 5 बड़े खिलाड़ी हैं जिनको आपको टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए। जो 5 बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे इस मुकाबले के लिए उनके नाम है विराट कोहली, सुनील नरेन, आंद्रे रसेल, फैफ डुप्लेसी और श्रेयस अय्यर। ये पांचों खिलाड़ी आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। और अब मैं आपको बता देता हूं वो 5 बड़े नाम जिनको आपको टीम से बाहर कर देने हैं। इनके नाम है फिल सॉल्ट, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, विल जैक्स और मिचेल स्टार्क। तो दोस्तों अब हम जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कैप्टन और वाइस कैप्टन प्रेडिक्शन के बारे में। तो मैंने यहां पर 4 कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। मेरा जो पहला कॉम्बिनेशन है वो विराट कोहली कैप्टन, डुप्लेसी वाइस कैप्टन का है। सेकंड कॉम्बिनेशन कोहली कैप्टन, दिनेश कार्तिक वाइस कैप्टन का है। थर्ड कॉम्बिनेशन नरेन कैप्टन, रसेल वाइस कैप्टन का है। और फोर्थ कॉम्बिनेशन जो है वो रसेल कैप्टन और श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन का है। दोस्तों अगर मुझे कुछ चेंजेस लगेंगे तो मैंने आपको बता दिया है कि मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए मैच और एक नए एनालिसिस के साथ। हमको दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। नमस्कार।